हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जगनशान सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा भी कैसी करेंगे कि एक कंपैरेटिवली एनालिसिस करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे देश में एक्चुअली चल क्या रहा है और हमारे देश की जो स्थिति है, जो मेन मुद्दे हैं, हंगर इंडेक्स हो गया या प्रेस फ्रीडम हो गया, तो इन मामलों में हम कहाँ पे कहाँ पे लाइक करते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये चीज़ें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। देखो, आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत जो है वो भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो अब 6वें नंबर पे आ गई है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो यूके और जो जापान है वो हमसे 2 रैंकिंग आगे आ गए हैं, जिससे हम कहें कि 4 से 6 पे चले गए हैं। यूके और जापान है वो 4th 5 पे आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लगातार वैल्यू, जो रुपए की वैल्यू है वो गिरती जा रही है। देखो, अब हम क्या है कि शेयर मार्केट में अगर अपने बात करें तो ताइवान ने हमें, शेयर मार्केट के मामले में ताइवान ने भी हमें पछाड़ दिया है। इस साल अगर अपने बात कर रहे हैं, देखो क्या हुआ है कि सबसे जो गंभीर जो चीज़ देखने को सामने आई है वो ये है कि इस साल लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो जो विदेशी निवेशकों के थे वो अपना पैसा निकाल के जहाँ से चले गए हैं। और ये सारा पैसा जापान, ताइवान, साउथ कोरिया और इस तरफ जा रहा है। क्योंकि क्या हुआ कि जो रुपया है वो डॉलर के सामने लगातार कमज़ोर होता जा रहा है और रुपए का जो कीमत है वो 96 तक पहुंच चुकी है। देखो, कुछ लोग तर्क देंगे यहाँ पे कि ईरान और जो अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है कि उसकी वजह से रुपया जो है वो लगातार गिर रहा है। तो दोस्तों देखो, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि रुपया गिरने के पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर काम नहीं करता, उसके पीछे नीतियाँ होती हैं। क्योंकि जो नीति निर्माता होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि उनको किसी चीज़ का आभास नहीं होता, उनको किसी आने वाले जो डिजास्टर है तो उस डिजास्टर का उसको आभास नहीं होता, तो वो नीतियाँ अपनी उस हिसाब से बनाते हैं ताकि अगर आने वाले समय में कोई मुश्किल स्थिति आए तो उस स्थिति से निपटना कैसे है, ताकि हमारी जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो बनी रहे, वो ना गिरे। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ कि इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया, है ना। इवन कि देखो, अगर हम अपने हमारे पड़ोसी देशों की बात करें ना तो जो चीन, थाईलैंड, मलेशिया और इनकी मुद्राएं इवन की मजबूत हुई हैं पिछले दिनों में। पाकिस्तान की मुद्रा हमारे मुकाबले ज़्यादा स्थिर है, वहाँ की मुद्रा इतनी नहीं गिरी जितनी हमारी मुद्रा गिर चुकी है। तो आप अगर एक ही चीज़ को दोष दोगे तो वो उसका प्रभाव सभी देशों पे पड़ रहा है, सिर्फ इंडिया पे नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। अब अगर अपने बात करें, देखो मैं कुछ और मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपका थोड़ा ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। जैसे मान लो, देखो दुनिया में क्या है कि लगातार क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, लेकिन फिर भी भारत में पेट्रोल डीजल के दाम क्या है, बढ़ाए जा रहे हैं। जो कुल जो बाहरी कर्ज है भारत पे वो लगभग 765 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है और ये चीज़ें हमें कोई नहीं बता रहा। देखो, क्योंकि बताना किसको चाहिए था, प्रेस को। अब प्रेस फ्रीडम की बात कर लेते हैं। प्रेस फ्रीडम में हमारी हालात कोई अच्छी नहीं है। 2026 की वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत 157वें नंबर पर, मतलब 180 देशों में हम काफ़ी नीचे हैं। पड़ोसियों की अगर तुलना करें ना तो नेपाल हमसे बहुत बेहतर है, वो 87वें नंबर पे है। श्रीलंका 134वें नंबर पे है। बांग्लादेश 152वें नंबर पे है। पाकिस्तान भी 153वें नंबर पे है दोस्तों। और अगर आसपास के पड़ोसियों में बात करें तो सिर्फ एक चाइना ही है जो अपने से नीचे है। लेकिन वहाँ की जो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में वो नीचे जरूर है, लेकिन अगर वो उनका ओवरऑल वहाँ पे अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका अगर उनकी जीडीपी देखें तो उसकी ग्रोथ ही हुई होगी, कम नहीं हुई होगी। कुछ मुद्दे और, जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं ना, जैसे मान लो भुखमरी होगी। भुखमरी में हमारा जो ग्लोबल 100 इंडेक्स है 2025 उसमें हम 102वें नंबर पे हैं, जो कि बहुत जो ग्लोबल 100 इंडेक्स का जो स्कोर है वो 25.8 है, जो कि बहुत ही सीरियस है, सीरियस कंडीशन में आता है, सीरियस सीरीज में आता है। अगर हम अपने अपने पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका 100 नंबर पे है, नेपाल 72 नंबर पे है, बांग्लादेश 85 नंबर पे है,
पाकिस्तान थोड़ा सा हमसे नीचे है, 106 नंबर पे। मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो भारत का स्थान है वो 130वां है, चीन का 78, श्रीलंका का 89, बांग्लादेश हमारे बराबर 130 पे है, नेपाल 145, पाकिस्तान 168। एक करप्शन का मुद्दा है, करप्शन के मुद्दे पे हम थोड़ा ठीक हैं। भारत का इंडेक्स है वो 91 है, वो जो कि बहुत अच्छा नहीं है वो, हालांकि नेपाल 109वें नंबर पे है, पाकिस्तान 136वें नंबर पे है, बांग्लादेश 150 नंबर पे है। तो इस मामले में हम थोड़ा करप्शन के मामले में हम कह सकते हैं कि थोड़ा दूसरे देशों से हम बेहतर हैं। दोस्तों इसमें देखो कुछ दिन पहले ना एक जो हमारे पूर्व नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं अरविंद पनगड़िया, तो उनका एक बयान आया था। उन्होंने बयान जो था मैं सेम टू सेम आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा था कि डियर आरबीआई, डू नॉट लेट द साइकोलॉजी ऑफ रेट 100 पर डॉलर determine your policy response. 100 is just a number. The right response at this moment is to let the rupees depreciate. यानी कि उसने कहा कि आप रुपए को भी गिरने दो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण चेतावनी, हम इस चीज़ को समझना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, ये देखने की अपने अगर कोशिश करें कि रुपया लगातार गिर क्यों रहा है, हमने ऐसा क्या किया कि जो रुपया स्थिर होने का नाम नहीं ले रहा। तो पनगड़िया जी के अनुसार क्या है कि असली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है, उसके बिना जो अगर सामने सही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं बनाए तो जो 2047 का हमारा विकसित भारत का जो सपना है वो एक सपना बन के रह जाएगा। अब देखो इसमें जो रीज़न है, उन्होंने कुछ रीजन्स बताए थे इसमें कि रुपए के गिरने के रीज़न क्या क्या हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को कोई बड़े पैमाने पे सस्ती हमने लेबर प्रोवाइड करवाने का कोई काम नहीं किया, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या है कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा है वो अभी भी 15 से 17% ही है। और वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी और जो सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं वो उभर रही हैं, और लेकिन जो हमारे देश में अगर अपनी बात करें तो कोई ऐसी डोमिनेंट ग्लोबल प्लेयर नहीं है जो यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहा हो। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले वीडियो में बताया है कि भारत से लोग लगातार क्या है, बाहरी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, लगातार अपना इन्वेस्टमेंट है जो वो निकाल रहे हैं। यहाँ से इन्वेस्टमेंट लगातार दूसरे देशों की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना। हमारे पास सिर्फ देखो रुपए का गिरने का एक और रीज़न ये था कि हमारे पास सिर्फ बड़े बड़े जो इवेंट्स किए हमने और कुछ नहीं किया, आकर्षक नैरेटिव्स किए, ब्रांडिंग की, ठीक है। रुपए को लगातार कृत्रिम के सारे यानी कि रिजर्व्स बेचकर हमने जो अपने बहुत सारे रिजर्व हैं वो बेच के रुपए को क्या करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की। देखो क्या है कि अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई है, उसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भारत ने अभी लगभग 12 अरब डॉलर का जो सोना है वो बेचा है, ठीक है। ये मई 2026 की रिपोर्ट है दोस्तों। इसके अनुसार जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसके अनुसार 12 अरब डॉलर का सोना हमने बेच दिया है। क्योंकि देखो सोने का इसके पीछे जो चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि सोना जो होता है वो देश का एक किसी भी देश के लिए एक अंतिम हथियार माना जाता है उसकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, ठीक है ना। सोना सिर्फ एक वित्तीय संपत्ति नहीं होता, वो संकट के समय की आखिरी जो आखिरी प्यादा होता है जो चला जाता है ताकि कोई वित्तीय संकट है उससे हम उबर सकें। अब देखो हमें सिर्फ ये चीज़ें बताई गई हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है जी। देखो जो मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले आपको सही डाटा कभी भी नहीं दिखाते। अगर आपको ये बताया जा रहा है ना कि हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है, पिछले कुछ महीनों में मैंने जब पिछले कुछ सालों में भी मैंने ये चीज़ नोट की है कि अगर वो क्वार्टरली अगर जीडीपी ग्रोथ को अगर वो बताते हैं तो वो आपको दिखाएंगे ये कि ये क्वार्टरली जो हमारी जो जीडीपी है वो ग्रोथ हुई है, लेकिन वो सिर्फ क्वार्टरली ग्रोथ होती है, ठीक है ना। उसमें ही ऊपर नीचे होता है और वो आपको सिर्फ जीडीपी का कह के आपको मिसलीड करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों एक ये चीज़ है कि आज के टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो
हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आने दी जा रही। लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम और इन राजनीतिक मुद्दों में ही उलझा के रख रखा है। किसानों की फसलें खरीदी नहीं जा रही, ठीक है, बच्चों के पेपर ढंग से नहीं हो रहे, स्कूलों में जो शिक्षा पद्धतियाँ हैं वो जो शिक्षण है वो ढंग से नहीं होया जा रहा है इनसे। अभी मैं आपको एक चीज़ और एक और बड़ी ही जो सीरियस बात है वो आपको बताऊं कि अभी अभी भारत ने जो यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने IMPCL द इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड उसको भी सोल्ड कर दिया है, यानी कि उसको भी एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। यानी कि अब भारत सरकार का उसके ऊपर कोई भी स्वामित्व नहीं रहेगा। यहाँ पे सोचने वाली बड़ी बात यह है कि IMPCL कोई घाटे में नहीं चल रही थी, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन फिर भी इसको क्या है कि जितनी इसकी कीमत थी उससे बहुत कम कीमत में इसको क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बेचा गया। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात चीज़ें जो मैंने है जो बेसिक जो लोगों के काम की चीज़ें होती हैं, जो हमारे जानने वाली चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को मैंने आपको अपने पड़ोसी देशों के साथ एक कंपेयर करके आपको समझा दिया है कि आज हमारे देश के हालात कैसे हैं, ठीक है। तो आप लोग जब तक जागोगे नहीं, ये लोग आपको इसी तरह से गुलाम बनाने में लगे रहेंगे। अब वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन कैपिटलिज्म जो है वो अपने पांव भारत के हर एक सेक्टर में पसार चुका होगा, और उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वो याद रखना वो पड़ेगा मिडिल क्लास पे। और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जो नाकामी है, मिडिल क्लास की जो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि हम बातों को सुनते नहीं हैं, हम इन चीज़ों को जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते, और अगर कोई बताने की कोशिश करता है तो उसकी बातों को हम मानते नहीं हैं, ठीक है। हम फिर भी वही उन्हीं ट्रेडिशनल जो पार्टीज़ हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। तो दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने का है। मैंने आप लोगों को जो चीज़ें मेरे सामने आई, मैंने पढ़ा, उनको मैंने क्रॉस चेक करके आपके सामने लेके आया हूँ चीज़ें सारी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ऐसी जानकारी और चाहिए आपको तो आप हमारी वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इससे क्या है कि एक हौसला मिलता है कि ऐसी वीडियो और बनाएं। और आप अपने क्वेश्चन भी क्या है कि आप हमारी वीडियो के एंड में ज़रूर पूछा करो, और ऐसी वीडियो अपने बच्चों को दिखाया करो ताकि उनमें भी इन चीज़ों को जानने की एक जो इच्छा है, एक प्रवृत्ति है वो पैदा हो, ताकि उनको पता चले सही क्या हो रहा है देश में, गलत क्या हो रहा है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं डॉक्टर जंगशान सिंह और आप देख रहे थे द फियरलेस टॉक। थैंक यू।